दिस इज 92.7 बिग एफएम। नमस्कार, मैं हाजिर हूं वो शो लेकर जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कहानियां होती हैं, गाने होते हैं, मन बहल जाता है, कुछ टाइम पास हो जाता है गानों से, तो कुछ वक्त गुजर जाता है कहानियां सुन सुनकर। ये दास्तानें हैं फिल्म इंडस्ट्री की। आज की पहली दास्तान है, क्या था वो शॉट जिसकी वजह से राजेंद्र कुमार ने दे दी एक तरह की रिश्वत। ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी में एक गाना जिसे एसडी बर्मन गीता दत्त की आवाज में रिकॉर्ड करना चाहते थे, मगर गीता दत्त जिसे रिकॉर्ड करने के लिए राजी नहीं थी। क्यों? बलराज साहनी ने एक खत में ऐसा क्या लिख दिया कि उनके खिलाफ सर्च और अरेस्ट वारंट जारी हो गए। दिल ने फिर याद किया, मैं आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध गायिका सुश्री साधना सरगम को। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर रिश्ता पक्का है फैमिली कनेक्शन में बताऊंगा कि क्या है फैमिली कनेक्शन बिटवीन लेट अमजद खान एंड स्वर्गीय मदन मोहन। और अंत में हमारे श्रोता दिलीप डांगे के सवाल का जवाब। चलिए, अगर आप तैयार हों तो शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। बंबई के मोहन स्टूडियो में सेट लगा हुआ था। फिल्म थी सस्ता खून महंगा पानी, डायरेक्टेड बाय के आसिफ। फिल्म के फर्स्ट डे की शूटिंग का कुछ इस तरह का सेगमेंट था कि राजेंद्र कुमार के हाथ में जूती है और एक पहलवान टाइप गंजे खूंखार से दिखने वाले डाकू के हाथ में है कुल्हाड़ी। डाकू राजेंद्र कुमार पर कुल्हाड़ी से वार करता है और राजेंद्र कुमार खुद को बचाते हुए जूती उसके सर पर मारते रहते हैं। जी, के आसिफ ने सेट को खास तौर पर बनवाया था, जिस तरह से भी बनवाया हो। आर्ट डायरेक्टर जाहिर है कि फिल्म के जो सेट्स होते हैं उनमें पत्थर दिखेंगे आपको, जरूर नहीं कि वो एक्चुअल पत्थर हो। लेकिन के आसिफ ने इस सेट को कुछ शॉट्स के लिए खास तौर पर पत्थरों से बनवाया था। ये नकली पत्थर नहीं थे, ये थर्माकोल के पत्थर नहीं थे, ताकि डाकू, वो गंजा डाकू है, जब कुल्हाड़ी से वार करे तो उसके टकराने से वो टकराए कुल्हाड़ी पत्थर पे और चिंगारी निकले। के आसिफ ने डाकू को हिदायत दी थी कि जोर से कुल्हाड़ी मारे, तो बेचारे वो डाकू बने एक्टर ने वैसा ही किया। उसका रौद्र रूप देखकर हमारे हीरो राजेंद्र कुमार साहब घबरा गए, बहुत बुरी तरह से डर गए और इस चक्कर में रीटेक पर रीटेक होने लगे। कई घंटे ट्राई किया और जब शॉट ओके नहीं हो पाया तो के आसिफ ने पैकअप अनाउंस कर दिया। अगले दिन शॉट तो वही होना था, तो वहीं से शुरुआत हुई। राजेंद्र कुमार बहुत डरे हुए थे यस्टरडे के किस्से से, इसलिए सेट पर पहुंचते ही उन्होंने वो उस एक्टर को बुलाया जो डाकू का रोल कर रहा था। जेब से बटुआ निकाला और बटुए में जितने रुपए थे उसके हाथ में थमा दिए और कहा, आसिफ साहब जैसा चाहते हैं वैसा ही करना, पर कुल्हाड़ी संभल के मारना। मुझे लग गई तो तुझे फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ेगी, ये पैसे भी वापस ले लूंगा। पैसे देने के बाद राजेंद्र कुमार का डर शायद भाग गया हो, क्योंकि वो शॉट 2 टेक के बाद ही पूरा हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, तो आप ये सीन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस फिल्म के पूरी होने से पहले ही के आसिफ चले गए। फिल्म काला बाजार में एक गीत है, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, याद आए किसी से वो पहली मुलाकात, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। फिल्म में ये गाना बैकग्राउंड में चलता है। इस गाने में वहीदा रहमान और देवानंद के कुछ मुमताज हैं। दोनों को ये गीत लिप सिंक करते हुए नहीं दिखाया गया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी और वो वजह थी वहीदा रहमान। सिचुएशन के हिसाब से गीता दत्त की आवाज में ये गीत वहीदा रहमान पर पिक्चराइज्ड होना था, मगर वहीदा रहमान और गुरुदत्त के बीच चल रहे अफेयर की वजह से गीता दत्त ने उनके लिए प्लेबैक देना बंद कर दिया था, जिसके बारे में सभी जानते थे। फिर भी एसडी बर्मन ये गाना गीता दत्त से ही गवाना चाहते थे। सिचुएशन बड़ी मुश्किल थी, गीता दत्त नहीं गाना चाहती थी, सबको मालूम था। ऐसे में एसडी बर्मन, गीता दत्त और डायरेक्टर विजय आनंद की मीटिंग हुई
काफी विचार विमर्श के बाद बीच का रास्ता निकालते हुए इस बात पर सहमति बनी कि इस गाने को बैकग्राउंड में चलाया जाएगा। इट्स गोइंग टू बी ए बैकग्राउंड सॉन्ग, नो लिप सिंक। इस तरह गीता दत्त की वहीदा के लिए कभी प्लेबैक ना करने की बात भी रह गई और एस डी बर्मन की इच्छा भी पूरी हो गई। तो ये थी फिल्म काला बाजार के इस खूबसूरत गीत के बैकग्राउंड में चलाए जाने के पीछे की असली कहानी। बात बलराज साहनी के युवावस्था की है, जब उनका परिवार रावलपिंडी में रहा करता था। कॉलेज के दिन थे। बलराज के मनस पर जहां एक तरफ स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन का प्रभाव था, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी विचारों का और उस संस्कृति के प्रति उनका आकर्षण भी बढ़ रहा था। परिवार वालों को हमेशा चिंता लगी रहती थी कि कहीं जवानी के जोश में बलराज कुछ ऐसा न कर बैठे कि सभी परिजनों का जीवन संकट में पड़ जाए। आशंका सच हो गई। एक दिन कुछ ऐसा ही वाकया घट गया। बलराज साहनी के घर अचानक पुलिस की एक टुकड़ी उनके खिलाफ सर्च वारंट लेकर पहुंची। अरेस्ट वारंट भी साथ था। बलराज साहनी के पिता हक्के बक्के रह गए, भयभीत हो गए। घर की तलाशी पूरे 3 दिनों तक चली और जब पुलिस को कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं मिला तो बलराज साहनी के खिलाफ अरेस्ट तथा सर्च वारंट वापस ले लिए गए। तफ्तीश करने पर पता चला कि बलराज साहनी ने अपनी चचेरी बहन उर्मिला शास्त्री को एक पत्र भेजा था। ये चचेरी बहन कांग्रेस की जानी मानी नेता थी और मेरठ में रहती थी। पत्र का मजमून था, 2 बमों के लिए ऑर्डर कर दिया गया है और बम शीघ्र ही घर पहुंच जाएंगे। सुनिए आप जरा, बेटर सुनिए। 2 बमों के लिए ऑर्डर कर दिया गया है और बम शीघ्र ही घर पहुंच जाएंगे। इत्तेफाक की बात, यह पत्र पुलिस के हाथों लग गया और पुलिस दल बल के साथ सीधे बलराज साहनी के घर जा पहुंची। बाद में पता चला कि बलराज साहनी ने उस पत्र में बारूदी बम की बात नहीं लिखी थी। उन्होंने तो तांगे में इस्तेमाल किए जाने वाले जो वुडन शेफ्ट्स होते हैं, जिन्हें हिंदी में बम कहा जाता है। तो बलराज साहनी के घर में इन दोनों तांगा हुआ करता था। रईस थे, रईसी की निशानी थी। तो तांगे के अंदर जो वुडन शेफ्ट है, सारी गलत फहमी इसी तांगे के चक्कर में हो गई। वो तांगे के जो लकड़ी के वो जो है ना, उनको बम बोलते थे कि 2 बम भेज रहा हो। इस तरह से बेचारे फंस गए। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध गायिका सुश्री साधना सरगम को। साधना सरगम 7 जुलाई 1962 को महाराष्ट्र के दाभोल में जन्मी। नाम साधना पुरुषोत्तम घाणेकर। साधना की माताजी नीला घाणेकर प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं। इसलिए साधना को घर से ही संगीत की प्रेरणा मिली। केवल 3 साल की अल्प आयु में साधना ने पंडित जसराज से विधिवत शिक्षा लेना आरंभ कर दिया। साधना ने 4 साल की उम्र में प्रतिष्ठित संगीत समारोह सवाई गंधर्व में हिस्सा लिया। 10 साल की उम्र में केंद्रीय सरकार की स्कॉलरशिप भी उन्हें प्राप्त हुई। साथ ही वसंत देसाई के साथ स्टेज शो में भी हिस्सा लेने लगी। 1978 में साधना सरगम ने जीपी सिप्पी की फिल्म तृष्णा के लिए किशोर कुमार के साथ कोरस में गाया। बोल थे, पम तारा रम पम बोले जीवन की सरगम। साधना का प्लेबैक डेब्यू हुआ एक गुजराती फिल्म से। नाम था कंकु पगली। हिंदी फिल्म में उन्हें प्लेबैक का पहला मौका दिया कल्याण जी आनंद जी भाई ने। फिल्म का नाम था रुस्तम, लेकिन रुस्तम से पहले रिलीज हुई विधाता। विधाता में साधना जी का गाया गीत लोकप्रिय हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ। गीत के बोल थे, 7 सहेलियां खड़ी खड़ी फरियाद सुनाएं घड़ी घड़ी। अब तक साधना सरगम लगभग 536 फिल्मों में 1546, हिंदी में 1111, तमिल में 2500, बांग्ला और मराठी में लगभग 3467 गीत गा चुकी हैं। साधना सरगम ने 2002 में नेशनल फिल्म अवार्ड, 2 फिल्म फेयर साउथ के अवार्ड, जी सिने अवार्ड, 4 महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड्स और स्टार स्क्रीन अवार्ड भी हासिल किए हैं। पूरा जीवन संगीत को समर्पित किया।
सुश्री साधना सरगम आज भी संगीत की साधना में लगी हुई हैं और अपने नाम को चरितार्थ कर रही हैं। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, यही मंगल कामना है। साधना जी, अगर आप हमारा कार्यक्रम सुन रही हों तो आज इस सेगमेंट में हमने आपको याद किया, हमारे प्रणाम स्वीकार करें। रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन, ये बहुत पॉपुलर हो चला है। आपके रिस्पॉन्स से पता लगता है कि ये सेगमेंट कितना पॉपुलर है। आज इस सेगमेंट में हम बताएंगे कि क्या है फैमिली कनेक्शन बिटवीन अमजद खान एंड मदन मोहन। अमजद खान बहुत ग्रेट एक्टर, मदन मोहन म्यूजिक माइस्ट्रो। क्या है इन दोनों के बीच का फैमिली कनेक्शन? सुनिए आप। अमजद खान के भाई इम्तियाज खान, इम्तियाज खान की पत्नी अंजू महेंद्रू, अंजू महेंद्रू की माताजी शांति महेंद्रू और शांति महेंद्रू के भाई स्वर्गीय मदन मोहन। मदन जी की बहन शांति महेंद्रू, उनकी पुत्री अंजू महेंद्रू। अंजू की शादी हुई थी इम्तियाज खान से और इम्तियाज खान के भाई स्वर्गीय अमजद खान। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में रिश्ता पक्का है, फैमिली कनेक्शन। चुना भट्टी मुंबई के दिलीप डांगे का प्रश्न, गोविंदा की पहली फिल्म लव 86 थी या इल्जाम? तो डांगे साहब, मेरी जानकारी के अनुसार गोविंदा की पहली फिल्म ना तो लव 86 थी और ना ही इल्जाम। उन्हें दरअसल जिस फिल्म में पहला ब्रेक मिला उस फिल्म का नाम था तन बदन, मगर रिलीज सबसे पहले हुई इल्जाम। अगर आप सुनने वालों में से किसी के पास कोई और जानकारी उपलब्ध हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।